देखो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में जो लास्ट लेक्चर से हमने डिस्कस किया था उसी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अब कल भी मैंने बोला था तुमको कि ट्रिग्नोमेट्री जो है बेटा एकदम ध्यान से सुनना। ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं या एप्लीकेशंस जो होते हैं वो ठीक है बुक में है या फिर मैं तुमको एक्सप्लेन करूंगा, मगर यहाँ मैथमेटिक्स की बात हो रही है ट्रिगो की, ठीक है। और इसमें हमेशा याद रखोगे कि तुम्हारा कितना ब्रेन चलता है, तुम्हारा अप्रोच कितना अच्छा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैथमेटिक्स में जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हो ना उतना ही ये बेहतर होता चला जाता है। तो मैं ये हमेशा बोलूंगा कि अगर जो भी सेक्शंस मैं आपको समझा रहा हूँ तो आप कोई भी बुक को कंसिडर करना सोचो, या फिर तो तुम हमारे पास किसी इंस्टीट्यूट का मटेरियल है तो वो यूज करो, या किसी भी राइटर्स की बुक है, ठीक है, डजंट मैटर। वो आर डी शर्मा है, अमित अग्रवाल है, टीएमएच है, कोई भी है, आप सडन उसको उठाओ और सॉल्व करने की ट्राई करो कि जो जो सर ने बताया है आपको कि क्या वो पॉइंट्स हैं या नहीं है बुक में, और जहां जहां वो पॉइंट्स मैच करता चले जाए उस पॉइंट से रिलेट करता हुआ हर क्वेश्चंस या उसकी थियरीज जो बुक में भी है उसको भी रीड करो। ऐसा नहीं कि सर ने करा दिया हो गया अब हम सीधा अटैक प्रॉब्लम पे करें। ये मैंने हमेशा मना किया है कि प्रॉब्लम पे अटैक करने से पहले इंपॉर्टेंट है कि तुम भी बुक को एक बार रीड करो, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि मैं जो लैंग्वेज में बात करता हूँ तुमको मेरी टोन अगर समझ में आ रही है और मुझे तुम्हारी टोन समझ में आ रही है तो ऑब्वियसली अदर भी इस चीज को समझे, इसके लिए तुम्हें बुक की टोन को भी समझना पड़ेगा और इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलो तो हम आगे स्टार्ट करते हैं आज। देखो जैसे कल मैंने तुमको टर्म्स वगैरह साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा हो तो उसका जनरल वैल्यूज कैसे लिखते हैं, या फिर मैंने सारा कॉस थीटा के लिए टेन थीटा के लिए ये सारे सेक्शंस मैंने बताए। अगर इन केस जैसे सपोज करो एक इंपॉर्टेंट टर्म्स की तरह इसको सपोज करो कि तुम्हारे पास अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है कि टी स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, मैं बात करूं क्या, टी स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये समझो कि टी इन द सेंस मैं बोल सकता हूं वो साइन थीटा है, साइन का कोई फंक्शन हो सकता है, कॉस हो सकता है, टेन हो सकता है, इज इट क्लियर, कुछ भी है, टी दैट इज टी। ओके, तो देखो मेरी बात को समझना, अगर मैं यहां से सॉल्व करना शुरू करूं तो मैं ऐसा लिखूंगा कि टी थीटा इज इक्वल टू टी अल्फा, ऐसा लिखेंगे हम, कहीं दिक्कत नहीं। तो देखो यहाँ पे स्क्वायर फंक्शन है, ठीक है ना, स्क्वायर है ये, मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उसकी प्लस माइनस दोनों वैल्यूज आएगी, मतलब यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, प्लस माइनस टी अल्फा। इतनी दूर बातें समझ में आ रही है? अगर ये समझ में आ रहा है तुमको तो यहाँ लॉजिकली ऐसे समझो कि अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेंट है ऐसा, देखो यहाँ पे अगर हम बात करें कि कोई कोऑर्डिनेट्स ऐसे बना लो तुम, ठीक है, ये हमने कंसिडर कर लिया। ओके, अब यहां समझना कि अगर ये इस तरह से वैल्यूज हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, तो इस जगह देखो प्लस माइनस का मतलब क्या हुआ, प्लस माइनस का मतलब ये सिंपल हो गया कि यहाँ पे हम इसके चारों क्वाड्रेंट को देखेंगे, ना कि सिर्फ हम किसी पर्टिकुलर एक क्वाड्रेंट पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे एज फॉर एग्जांपल्स मेरी बात को ध्यान समझना, चलो मैं पहले ये सेक्शंस बना दूं, तुम देखो अंडरस्टैंड करना एकदम फिगर को देख देख के, ठीक है। यहाँ पे समझो ये जैसे हमने कंसिडर किया, ठीक है। अब इसका मतलब ये समझो कि जैसे हम कंसिडर कर रहे हैं और इसका मुझे जनरल वैल्यू निकालना है थीटा के लिए, तो थीटा के लिए मैं जनरल वैल्यू क्या लिखूंगा, मैं अब यहां लिखूंगा एन पाई प्लस माइनस अल्फा, क्योंकि टी थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस टी अल्फा, मतलब ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यूज को कंसीडर कर रहा है। जब दोनों वैल्यूज को कंसीडर करेगा तो चारों क्वाड्रेंट में वैल्यूज अब हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो अगर मैं इस तरह से बढ़ रहा हूं, एकदम ध्यान से समझना, अगर मैं इस तरह से जा रहा हूं मतलब इस एक्स एक्सिस से हम कहा जा रहे हैं, पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर ये जो एन है, ठीक है ना, यहाँ पर हम क्या लेंगे, इसकी इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो जाएगा। ये जो हम कंसिडर करेंगे इसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, इवन मल्टीपल मल्टीपल ऑफ पाई प्लस अल्फा। अगर हम इस तरफ से बढ़ रहे हैं तो, अगर हम इसको रोटेशंस को इस तरफ लेके चल रहे हैं इसमें, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इवन मल्टीपल ऑफ पाई माइनस अल्फा। इज इट क्लियर? अगर मैं चलो ये रोटेशन पकड़ के चल रहा हूं, इस तरफ से लिख रहा हूं,
इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑड मल्टीपल पाई हो गया। चलो मैं यहां भी इसको भी डिनोट कर देता हूं। इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम क्या लिखेंगे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। अब यहां से को ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, क्या पाई, देखो यहां से इस कंडीशन में अगर हम जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस अल्फा। अगर मैं इस तरफ से बढ़ूं, देखो इसमें, ठीक है, तो इसको अब हम क्या लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस अल्फा, ये हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, क्लियर है ना, आ रही है बात समझ में। मतलब यहाँ पे ये जो n है, अब थोड़ा टर्म्स में डिस्कस करना सीखो कि ये जो n है, n, ये n जो है, ठीक है ना, अगर इस n को, ठीक है ना, ये जो n है, इस n को अगर मैंने इवन कंसिडर किया, इवन लेके चल रहे हैं, तो हम बात कौन से क्वाड्रेंट में कर रहे हैं बेटा, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं, ये एकदम ध्यान रखोगे। अब इसका मतलब ये नहीं से ना कोई डोमेन या कुछ ऐसा समझ लेना कि ऐसा क्लोज इंटरवल में 1,4 लिखा हुआ है, ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। अगर मैंने n इज इक्वल टू ऑड कंसिडर किया, तो इसका मतलब हम बात कहां कर रहे हैं, सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट की। इज इट क्लियर? ठीक है, जैसे सपोज करो तुम्हारे पास वैल्यूज ऐसा है, देखो एज फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे समझना कि जैसे मैं एक एग्जांपल्स लेके सॉल्व करूं। देखो मेरे पास सपोजिशन में ऐसा ले लेता हूं, मेरे पास वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब इसका मुझे जनरल वैल्यू लिखना है, तो तुम इसको क्या लिखोगे, देखो ऐसे लिखोगे, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 लिखेंगे ना, ऐसा लिखेंगे, इसमें कहीं दिक्कत नहीं। अब इसका ये वैल्यू लिखने का मतलब क्या हो गया कि यहां से हम थीटा की वैल्यू क्या कंसीडर कर सकते हैं, देखो यहां से हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू, देखो यहां क्या लिखा, एन पाई प्लस माइनस अल्फा, तो एन पाई, ठीक है, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस मतलब चारों क्वाड्रेंट के लिए हो गया, और अल्फा, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, तो ये देखो 1/√2 मतलब पाई/4, तो यहाँ पे जनरल वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख लेंगे, पाई/4, तो ये हो गया, ये मेरा क्या हो गया, इसके लिए जनरल वैल्यू। आ रही है आपको बात समझ में, कहीं दिक्कत नहीं, ठीक है ना, ये क्या हो गया, इसके लिए जनरल वैल्यूज हो गई। क्लियर है? अब तुम देखो n की वैल्यू तुम क्या करो, इवन ले लो, इवन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, देखो मान लो मैंने इवन नंबर लिया 2 लिया, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2 पाई प्लस पाई/4, तो 2 पाई प्लस पाई/4 मतलब यहाँ पे तुम आ गए रोटेशन में, और उसके बाद तुमने पाई/4 ऐड किया। ठीक है, तो एक तो तुम्हारा ये वाला वैल्यूज कंसीडर हो गया। फिर देखो वैसे ही अगर तुम इधर नीचे से बढ़ रहे हो, तो 2 पाई माइनस अल्फा, तुम इस क्वाड्रेंट की भी वैल्यूज को लिख रहे हो, अगर n की वैल्यू 2 ले रहे हो। अगर तुम यहां पर जा रहे हो पाई माइनस अल्फा, तो देखो 2 पाई माइनस पाई/4, तो 2 पाई माइनस पाई/4 कंसीडर कर रहे हैं हम लोग। यहाँ देखो सॉरी, n की वैल्यू हमको क्या लेना है, अब ऑड लेना है, ऑड लेके तुम देख लो, ऑड अगर लोगे तो मान लो 1 कंसीडर किया, तो ये क्या हो जाएगा, देखो पाई और माइनस पाई/4, तो पाई माइनस पाई/4 ऑब्वियस सी बात है इस सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाओगे। ठीक है, अगर तुमने क्या किया, थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है, तो तुम क्या करोगे, पाई प्लस पाई/4 आओगे, तो पाई प्लस पाई/4 फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। मतलब ये जो वैल्यूज है तुम्हारे, ये चारों क्वाड्रेंट के लिए वेरीफाई हो रही है। तो ये बात तुमको समझ में आया कि यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा का मीनिंग क्या हुआ। इज दैट क्लियर? मतलब हम सारी वैल्यूज को कंसिडर कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में? अब देखो ध्यान से, अगर सपोज करो मैंने ऐसा कंसिडर कर लिया, ठीक है, मेरी इच्छाएं थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आती है तो बढ़ती रहती है, ठीक है, जहां पे मैनिपुलेट करना होता है ना, वहां पे मेरे को बड़ा मजा आता है। तुम हिंदी डिक्शनरी में अगर मैनिपुलेट का मतलब देखोगे तो बड़ा मजा आएगा तुमको कि ये क्या है। ठीक है, वो एक मूवी देखी थी मैंने, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, ठीक है, वो सेकंड नहीं फर्स्ट, उसमें बोलते हैं वो दो जो स्टार हैं, क्या नाम है उनका, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा, उन दोनों में एक कोड वर्ड होता है, च पे ऊ की मात्रा, त पे ई की मात्रा, और वो समथिंग। ठीक है, तो मैनिपुलेट का मतलब वही होता है। तो ये जो मैनिपुलेट करना है ना, तो उसमें मुझे भी बड़ा मजा आता है। ठीक है, चलो देखते हैं, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, तो दैट मीन्स अब यहाँ पे देखो अगर ये क्वेश्चन है तो क्या बोलोगे तुम, तो यहाँ पे तुम सबसे पहले क्या करोगे, तुम ऐसे लिखोगे tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस √3,
इसमें कहीं कंफ्यूजन होगा नहीं मन में। अगर ये प्लस माइनस √3 है तो √3 का मतलब π/3, मतलब डायरेक्ट वैल्यू क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस क्या हो गया π/3। देखो अब ये वापस से तुम्हारे चारों क्वाड्रेंट की वैल्यूज में आ गई, ठीक है। तो ये देखो ऐसा लिख सकते हैं हम। आ रही है बात समझ में, कहीं दिक्कत नहीं। अब चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है, जैसे मैं बात करूं कुछ स्पेशल केस, चलो सम स्पेशल केस, ये जो मैं लिख रहा हूं ना सम स्पेशल केस, देखो बेटा ये सारी बुक्स में आपको नहीं मिलेगी, ये सम्स बनाते वक्त मुझे ऐसा फील हुआ कि ये सारी पॉइंट्स हमें याद रखनी चाहिए, ठीक है। चलो सम स्पेशल केसेस में आप देख लो, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि बुक में नहीं मिलेगा, बुक में होता है, बुक से ही सारे लॉजिकली चीजें निकलती है। तो देखो सम स्पेशल केस क्या है, ये सम स्पेशल केस में पी का डिजाइन चेंज हो जाता है, ठीक है। चलो देखें क्या है भाई सम स्पेशल केस, सम स्पेशल केस, ठीक है। तो देखो सम स्पेशल केस का मतलब, इसमें देखो फर्स्ट साइन थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है, या फिर ऐसा हो tan थीटा इज इक्वल टू 0, तो इसका डायरेक्ट जो जनरल वैल्यू होगा वो क्या होगा n पाई, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस अल्फा, तो अल्फा तो तुमको पता है क्या 0 डिग्री। अब दूसरा एक चीज याद रखो, और ये देखो एकदम ध्यान रखोगे ये सब चीजें को, ठीक है। जैसे चलो दूसरा हम ये cos थीटा में ले लें, cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो cos थीटा 0 ये कहाँ होता है π/2 पे, cos 90 0 होता है, मतलब हम उसके लिए आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो नॉर्मली हम लोग क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2, ठीक है ना, π/2। अगर यहाँ n की वैल्यू तुम रखो, कितना रखना है, चल 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये +1 है ना, तो तुम यहाँ से 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर n की वैल्यू 0 लोगे तो π/2 ऑब्वियसली अब वैलिड है। n की वैल्यू अब देखो, अगर तुमने यहाँ पे n की वैल्यू अगर हमने 1 रखा तो क्या हो जाएगा, 2 + 1 3 π/2 वैलिड है। अगर 2 रखा तो क्या हो जाएगा 4 + 1 मतलब 5 π/2 वैलिड है ना, मतलब एनी इंटीजर्स के लिए ये जनरल वैल्यूज हो जाएगा ऐसा। या फिर देखो इसको थोड़ा सा और भी मैनिपुलेट करो तो ऐसा भी लिख सकते हो कि थीटा इज इक्वल टू, हम इसको ऐसे भी लिख लेना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4n + 1, ठीक है, 4n + 1 एलसीएम ले लेते हैं इंटू π/2, चलेगा क्या, देखो तो ये पॉसिबिलिटी है कि अगर मान लो एलसीएम कंसिडर किया मैंने 2, तो ये क्या हो गया 4n π/2, ये भी पॉसिबल है, बोलो डन। ऐसा लिख सकते हैं क्या 4n + 1 π/2, अगर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4n हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, है ना। जैसे इसमें एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 4n हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा +π हो जाएगा, ऐसा लिखेंगे ना 4n π, ऐसा लिख सकते हैं। एलसीएम ले लिया इसमें से 2 का, क्योंकि 2n + 1 π/2 था, तो यहाँ अगर ऐसे कंसिडर कर रहे हैं तो 4n प्लस, तो ये क्या हो जाएगा /2 इतना। चलो ये बाद में चेक करते हैं, ठीक है, ये बाद में चेक करते हैं, नहीं मैं क्यों चेक करूं, तुम चेक करो, चलो ये तुम्हारा काम, ऐसा जनरल वैल्यूज हो गया, ये तुम्हारा काम, देखो कितने लोग देते हो आंसर। चलो नहीं लिखेंगे हम। थर्ड देखो, थर्ड अगर मान ले मेरे पास ऐसा है साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो बताओ यहाँ पे मैं थीटा क्या लिखूं, बोलो। यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं ना 2n पाई प्लस π/2, जनरल वैल्यू क्लियर है। और यहाँ पे क्या लिखूंगा, अब मैं मार देता हूँ, अब ये वाला तुम सोचना कि यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिख लूं 4n + 1 π/2, ठीक है, ऐसा हो सकता है, क्लियर है ना बेटा। cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो उसमें कुछ 4n वाला टर्म नहीं आएगा, यही आएगा थीटा इज इक्वल टू 2n + 1 π/2, ठीक है। मुझे पता नहीं कि तुम लोग सोचने ना बैठ जाओ, क्लियर है, तो वैल्यूज यही होगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, 4n वेरन नहीं होगा इसमें, ठीक है। और यहाँ पे साइन थीटा 0 tan थीटा ये, तो
आप याद रखो। चलो मैं इसको भी ठीक कर लूं, थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, एन पाई। ठीक है, एक्चुअली क्या ट्रिग्नोमेट्री आती है ना, तो पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में बहुत कुछ चलता है। क्लियर है, क्योंकि मेरे टीचर्स ने ट्रिग्नोमेट्री के टाइम में मेरी बहुत बजाई थी। तो थीटा इज इक्वल टू देखो साइन थीटा 1, तो आपको पता है ना 2n पाई प्लस अल्फा होता है, तो साइन थीटा इसकी वैल्यू 1 को कब होगी, पाई बाई 2 पे, तो हम ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे तुम एलसीएम निकाल दो, एलसीएम निकालोगे तो क्या आ जाएगा 4n पाई प्लस इतना, और यहाँ पे पाई बाई 2 कॉमन ले लिया तो 4n प्लस 1 भी लिख सकते हैं इसको, कहीं दिक्कत नहीं, ये कर सकते हैं। चलो फोर्थ देखो, ठीक है, फोर्थ में कंसिडर करते हैं अपन। देखो फोर्थ टर्म क्या है, यहाँ समझना कि अगर हम फोर्थ वाले टर्म्स में कंसिडर कर रहे हैं तो फोर्थ टर्म क्या है मेरे पास। अगर इन केस सपोज करो मेरे पास ऐसा आ गया, साइन थीटा इज इक्वल टू -1, ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस क्या लिखेंगे, पाई बाई 2, ये भी पता है तुमको, प्लस माइनस एन पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, तो यहाँ -1 है, तो ये मैंने तुमको सिखा रखा है, ये हो जाएगा। या फिर आप कहोगे इसको और क्या लिखो, तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा 4n - 1 पाई बाई 2, एलसीएम लेके अरेंज कर लो। या फिर मैं ऐसे भी लिखूंगा, मेरी इच्छाएं थोड़ी बढ़ती है ट्रिग्नोमेट्री में, मैं अभी बहुत टाइम से बोलना शुरू कर रहा हूँ, पाई बाई 2, ये दोनों वैल्यूज हो सकती है। ठीक है, क्लियर है। एक्चुअली क्या है कि ज्यादा लेक्चर्स में जोक नहीं बोलता, बिकॉज क्या है कि तुम लोगों का प्रॉब्लम है, ठीक है ना, ज्यादा जोक बोलने से दिक्कत होगा। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट फिफ्थ, ठीक है, अगर इन केस मेरे पास ऐसा हो गया cos थीटा इज इक्वल टू 1, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई। ठीक है, देखो यहाँ क्या लिखा हमने, cos थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, जनरल वैल्यूज इसका 2n पाई। ठीक है, अगर इन केस तुम्हारे पास ऐसा हुआ, चलो 6 इंपॉर्टेंट टर्म्स ये लिख लें कि अगर cos थीटा इज इक्वल टू है मेरे पास -1, तो इसका जनरल वैल्यूज क्या लिख लोगे तुम, इसका जनरल वैल्यू हम लोग लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई, और ये मैंने लास्ट लेक्चर्स में तुम लोग को बताया है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए ऐसा लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ समझो, तो ये बातें आप ध्यान रखोगे। ठीक है, ये सारी जनरल वैल्यू मैं बॉक्स में डाल देता हूँ, तुमको ध्यान रहेगा। ठीक है, क्लियर है ना, तो ये आपको ध्यान रहेगा। अब मेरी बात को समझना कि अगर इतने सारे सेक्शन समझ में आ गए तो कुछ क्वेश्चंस हम कंसिडर करते हैं। जैसे सपोज करो, एक टर्म्स को ध्यान रखना, और जैसे सपोज करो मेरे पास ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है, जैसे इनकेस हम ऐसा लेके चल रहे हैं, इंफॉर्मेशन ऐसा आ गया मेरे पास कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3। अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3 है, तो इसमें देखो 1/3 तो कोई वैल्यूज होता नहीं, और ये भी तुमको पता है कि 1/3 है तो कहीं ना कहीं 1 से छोटा है, और 1 से छोटा है तो ऑब्वियसली साइन के रेंज में है वो। ठीक है, -1 से 1 के बीच में है, उस रेंज में भी है ये। तो अगर ये कंडीशन होगा तो इसकी वैल्यूज हम कैसे लिखेंगे, तो देखो यहाँ पर अगर ऐसा कभी हो जाएगा, तो ऐसे ये तुम आगे पढ़ोगे, हम लोग 12th में डिस्कस होता है ये, जिसको हम इनवर्स सर्कुलर फंक्शन कहते हैं। तो ये जो अल्फा वाला टर्म्स है, यहाँ पे हम इसको क्या लिखते हैं, अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। ठीक है ना, क्लियर है, इस तरह के फंक्शंस तुम लोगों ने 12th में डिस्कस किए होंगे। अब देखो, अब नेक्स्ट टाइम ये समझो कि अगर ऐसा लिखा हो tan थीटा इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2। तो देखो यहाँ पे एक टर्म्स ध्यान देना कि ये इनवर्स का मतलब ऐसा नहीं है कि इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल लिख दोगे, कि मतलब 1/sin 1/3 मतलब कॉसेक लिख लेंगे, वो नहीं होता, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल मीनिंग होता है इसका। ठीक है ना, इनवर्स नहीं है वो, ये अगर सॉरी इनवर्स है वो, मतलब उसका रेसिप्रोकल नहीं है वो। -1 है, अगर इस तरह से दिया हुआ तो इनवर्स दिया हुआ है, तो इसका मतलब वो हमेशा इसके ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के साथ ही जाएगा, तो ये कंफ्यूजन नहीं रखना मन में। ठीक है, अगर इन केस ऐसा रख लो कि tan थीटा इज इक्वल टू -5 दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या लिख सकते हो तुम, यहाँ देखो, इसका मतलब ऐसे लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू
tan इनवर्स -5, ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस tan इनवर्स ऑफ 5, ठीक है ना। तुमको पता है tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा होता है, क्लियर है। अगर इनकेस सपोज करो ऐसा लिखा हो cos थीटा इज इक्वल टू 1/4, ठीक है, तो इसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे हम लोग, अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/4, ऐसा हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसकी जगह पे, ठीक है, क्लियर है। अब यहां समझो कि अगर मान लो ऐसा दिया हो, चलो एक और कंसिडर करते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू -2/7, तो यहाँ पे हम अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे cos इनवर्स -2/7, और इसमें मैंने क्या सिखाया था कि इसको तुम डायरेक्ट वैसे नहीं निकल सकते, माइनस को बाहर कर दो, ठीक है, ये नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम ऐसे लिखते हैं, देखो पाई माइनस cos इनवर्स 2/7। अब यहाँ पे ऐसे नहीं समझ लेना तुम लोग कि ये इसकी थीटा तो cos इनवर्स समथिंग ऐसा लिख रहे हैं, ये बेटा हम लोग जैसे करते हैं ना साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा हो, तो क्या दिस अल्फा है ये, अगर ऐसा दिया हुआ है तो, ठीक है ना, तो कंफ्यूजन मन में ना रहे, क्लियर है ना, कंफ्यूजन मन में ना रहे, ये ध्यान रहना चाहिए, क्लियर है। चलो अब यहाँ समझो, जैसे कुछ एग्जाम्पल कर लो, जैसे एग्जाम्पल्स में ऐसा दिया हुआ है मेरे पास कि साइन थीटा इज इक्वल टू -√3/2, अब इसका जनरल वैल्यू लिखना है। अब इसका जनरल वैल्यू कैसे लिखोगे, मैं जैसे ये सारी चीजें मैं लिखता हूं तो मेरे आंसर देखने से पहले तुम लोग क्या करो, वीडियो पॉज करो और खुद से एक बार ध्यान दो कि क्या लिख सकते हैं हम इसकी वैल्यूज, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अपन क्या लिख सकते हैं, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू -√3/2, तो इसको मैंने क्या सिखाया, आप ऐसे लिखो थीटा इज इक्वल टू n पाई, फिर क्या लिखेंगे प्लस, यहाँ क्या लिखेंगे -1 टू दी पावर n, और ब्रैकेट में जो अल्फा होता है वो क्या लिख सकते हैं -π/3, ठीक है। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिखूं, देखो थीटा इज इक्वल टू n पाई, ठीक है, n पाई, माइनस को मैं इधर ले लूं तो यहाँ पे ये माइनस करके -1 टू दी पावर n π/3, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये चीज ध्यान रखोगे कि ये वैल्यूज हो, देखो ये वैल्यू हो, ठीक है, या फिर ये जो लिखा है मैंने ये वैल्यू हो, दोनों करेक्ट है, ऐसा नहीं कि एक गलत है। तुम कर भी सकते हो, माइनस है बेटा तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, और आप ऐसे भी लिख सकते हो, इज दैट क्लियर। चलो अब एक और कंसिडर करते हैं, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स और कंसिडर करते हैं। जैसे सपोज करो मेरे पास वैल्यू ऐसा है साइन थीटा इज इक्वल टू 2/5, ठीक है। अगर ये लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे अब, तो ये तुम्हारा इनवर्स वाला फंक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे कैसे लिखोगे, यहाँ पे डायरेक्ट मारो थीटा इज इक्वल टू थीटा, ठीक है ना, ये थीटा, चलो ये लग रहा है क्यू लिख दिया मैंने, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू दी पावर n, और यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग अल्फा, और अल्फा यहाँ पर क्या हो जाएगा जल्दी से बोलो, साइन इनवर्स 2/5, ये हो जाएगा अल्फा, ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा इसका जनरल वैल्यू, ठीक है, क्लियर है, आ रही है बात समझ में, ठीक है ना। अभी मेरा मन नहीं भरा, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे सपोज करो इस बार लेके चल रहे हैं अपने tan थीटा इज इक्वल टू 7, देखो tan थीटा 7 सब होता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाता है इसका रेंज, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा होता है ना, तो अल्फा की जगह क्या लिख लेंगे हम यहाँ पे tan इनवर्स 7, ठीक है। अब ये भी खुश कि इसकी भी जनरल वैल्यू हमने लिख ली, ठीक है, क्लियर है। अब देखो जैसे यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ले लो, मेरे पास आ गया क्या cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2, अब क्या करोगे, ठीक है, अभी मैंने बताया टी स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टी स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ पे पहले हम क्या लिख लें, हम ऐसे लिख लें इसको
कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, ठीक है, तो 1/√2, ठीक है। ये एक्चुअल कंप्यूटर का क्या होता है ना कि आप जैसा सिस्टम दोगे ना उसको, वो ऐसा ही रीड करता है। देखो, क्लियर है? ये हो गया। अब इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ थीटा की वैल्यू क्या लिखूं मैं, n पाई प्लस माइनस π/4, ठीक है, क्लियर है। तो ये इसका जनरल वैल्यूज हो गया। कहीं दिक्कत नहीं आ रही है आपको बात समझ में? ठीक है ना, क्लियर है। अब ये तुम समझ लेना, पहले बता चुका हूँ, ये चारों क्वाड्रेंट के लिए हो गया, ठीक है। अब चलो, अब मान लो मेरे पास ऐसा आ गया, ठीक है, क्योंकि कल कुछ बच्चों ने बोल रहा था आप साइन कॉस टेन में ही बात करते हो, सेक में भी बोलो, ठीक है। तो चलो, सेक में तो बोलेंगे ही, सेक ऐसे भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। सेक थीटा इज इक्वल टू 3, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/3। तो अब बताओ, अब ये और आसान हो गया ना, थीटा इज इक्वल टू क्या लिख दूं, 2n पाई प्लस माइनस, और ये जो अल्फा वाला सेक्शन है क्या लिखाएगा, कॉस इनवर्स 1/3। बेटा n पाई प्लस माइनस नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर फंक्शन नहीं है, ठीक है ना, चारों क्वाड्रेंट में लिखने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है ना। ये हो गया। अब चलो, अब वो कॉट वाला जो पूछ रहे थे, कॉट भी लिख देता हूँ, कॉट थीटा इज इक्वल टू, सपोज कर मेरे पास -4 है। अब इसकी जनरल वैल्यू क्या लिखोगे, कॉट थीटा है तो इसको ऐसे लिख लो, टेन थीटा में चेंज कर दूं, टेन थीटा इज इक्वल टू -1/4, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, एन पाई प्लस अल्फा होता है ना, तो यहाँ क्या लिख लूं, एन पाई प्लस टेन इनवर्स -1/4, ठीक है, क्लियर है। देखो, मैं लेक्चर बनाने के बाद वापस चेक नहीं करता उसको, ठीक है। तो जैसे कल भी जो मतलब तुमको जो लेक्चर 1 मिली थी ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें एक जगह था कॉस का कुछ वैल्यू था, जैसे कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2 था, वहां मैंने 2n पाई और π/3 लिख दिया था शायद। तो बेटा वो चीज तुम ध्यान रखो कि वो नहीं होगा, 2π/3 होगा। तो ये सेक्शंस आपको देखते रहना चाहिए, और किसी ने मुझे डाउट नहीं पूछा सिवाय एक बच्चे के, ठीक है। देखो, ये हो गया। अब सपोज कर, चल एक और एग्जांपल्स ले लेते हैं। अब एग्जांपल ऐसे ले ले, कॉस थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, क्या लिख लो यहाँ पे, कॉस थीटा इज इक्वल टू वैल्यू, चलो -3/7। देखो यहाँ पे ये माइनस को यहाँ लाओगे ना, तो ये प्लस की जगह, जैसे ये सेक्शन है बेटा, प्लस की जगह ये माइनस बाहर, तो ये माइनस भी लिख सकते हैं, मतलब इसको वैल्यू मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एन पाई माइनस tan इनवर्स 1/4, तो भी ये गलत नहीं है, ठीक है ना। ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे हो सकते हैं, क्लियर है। आ रही है बात में। अब cos थीटा इज इक्वल टू -3/7, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस कॉस इनवर्स, क्या लिख दूं यहाँ पे, -3/7, निगेटिव है तो, या फिर मैं क्या लिखूं यहाँ पे, 2n पाई प्लस माइनस पाई माइनस कॉस इनवर्स 3/7, और कुछ होगा तो वो मुझे इंतजार करना है कि तुम करते हो या नहीं, ठीक है। ये हो गया वैल्यूज, डन है, ठीक है। अब यहाँ समझो, अब थोड़ी ये सोचो कि अगर इन केस तुमको ऐसा दे दिया, ठीक है, यहाँ पर ऐसा दे दिया कि साइन थीटा इज इक्वल टू 12/11, कह रहा है जनरल वैल्यू लिखो, ठीक है। तो मेरे जैसा बंदा इसको जैसे ही देखता है ना इस तरह की चीजें, तो कह देता बाक नहीं लिखेंगे, ठीक है, मतलब लिख दूंगा मैं क्या, नो सॉल्यूशन, ठीक है, इसको लिखेंगे ही नहीं, नो सॉल्यूशन। अब तुम कहोगे ये क्या नया कर रहे हो, तो नो सॉल्यूशन यार, क्योंकि 12/11 एक से ज्यादा आ जाएगा, वन से ज्यादा वैल्यू है, वन से ज्यादा वैल्यूज कहाँ साइन थीटा में आएगा, तो डायरेक्ट नो सॉल्यूशन। वो फंडा ना लगा देना, साइन इनवर्स 12/11 तो 2n पाई पिटोगे साढ़े के साढ़े, ठीक है।
अभी क्या है, वर्चुअल क्लास है तो पिट्टो के सारे बोल तो देता हूँ, पीट तो पाऊंगा नहीं। चलो ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कुछ टर्म्स है, पॉइंट्स टू रिमेम्बर वाली बात, ठीक है, कि ये आपको याद रखना है, ठीक है, पॉइंट्स टू रिमेम्बर। तो पॉइंट्स टू रिमेम्बर में क्या है ये देखो, ठीक है, पॉइंट्स टू रिमेम्बर में क्या लिखना है आपको, जैसे देखो, अब यहाँ पर ये जो मैं पॉइंट्स टू रिमेम्बर बोल रहा हूँ, अब यहाँ पे मैं बोल देता हूँ एकदम क्लियर कि ये चीजें तुमको बुक में नहीं मिलेगी, ये प्रैक्टिस की चीजें, मैंने सम्स बनाया तो मुझे ये ध्यान है कि अगर ये पॉइंट्स मुझे याद रहना चाहिए, नहीं तो फिर जनरल वैल्यू में गड़बड़ होती है। जैसे सपोज करो मेरा पहला ये लिखे कैंसिलेशन, जैसे मैं पहले ये बात बोलूं कि कैंसिलेशन की बात करूं, कैंसिलेशन या फिर स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग शुड बी अवॉइडेड, मतलब इसको अवॉइड करो, शुड बी अवॉइड, ठीक है, इसको अवॉइड करना है कि किसी भी इक्वेशन में कैंसिलेशन या स्क्वायर को अवॉइड करो। मतलब अगर तुम कैंसिलेशन वाला फंडा यूज करते हो ना, तो तुम कोई ना कोई रूट लॉस कर दोगे। मतलब मैं ऐसे लिख लूं, वी मे लॉस रूट्स, ठीक है, या फिर स्क्वायरिंग की बात करो तो वी मे गेट एक्स्ट्रा सॉल्यूशन, मतलब हम कोई एक्स्ट्रा सॉल्यूशन लिख लेंगे, एक्स्ट्रा सॉल्यूशन। अब कहोगे ये क्या बोलना क्या चाह रहे हैं, कुछ क्लियर कर नहीं रहे, चलो मैं कर देता हूं क्लियर। देख, अगर इन केस बेटा याद रखो कि रूट अंडर 9 इज इक्वल टू +-3 ये नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर रूट्स का मतलब क्या है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू, मतलब √9 इज इक्वल टू 3 होता है, ठीक है, कभी तुम निगेटिव वाली वैल्यूज नहीं कंसिडर करते, है ना। चलो, अगर मान लो इन केस मेरे पास ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, कि रूट अंडर साइन थीटा इज इक्वल टू -1/3, ठीक है, और तो तुम इसको ऐसे नहीं लिखोगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/9, तो ये हो जाएगा गड़बड़, ठीक है, क्योंकि अगर जैसे ही तुमने बोथ साइड स्क्वायर किया और 1/9 लिखा, तो ये एक्चुअल में इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसका सॉल्यूशन नहीं है ये, क्योंकि इसमें अगर ऐसा करोगे तो कुछ एक्स्ट्रा रूट्स वगैरह आ जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं स्क्वायरिंग बी में एक्स्ट्रा सॉल्यूशन, इसके एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आएंगे यार, ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो रूट साइन थीटा इज इक्वल टू -1/3 की अगर बात करोगे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे बिना सोचे समझे अपना फेवरेट वर्ड यूज कर लूंगा और लिखूंगा क्या, नो सॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। आ रही है बात समझ में, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले अब तुम पूछोगे सर ये क्या नया नया लिख रहे हो, रूट साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3, अब -1/3 है तो ये कहां से, ये तो छोटा ही होगा, तो ये क्या कर रहे हो आप। नहीं, ये इसलिए कर रहे हैं कि रूट्स का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यूज, और ये है नहीं, माइनस है, तो यहाँ पे कोई सॉल्यूशन है नहीं, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ू। चलो, अब इसमें देखो सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट क्या है, चलो कलर चेंज किया जाए, तो सॉल्यूशन शुड सैटिस्फाई, सेकेंड पॉइंट में याद रखना ये बड़ा पंगा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, इस जगह एकदम ध्यान रखोगे कि सॉल्यूशन, सॉल्यूशन शुड सैटिस्फाई, ठीक है ना, सॉल्यूशन शुड, ठीक है ना, इसका मतलब ये समझो कि सॉल्यूशन शुड सेटिस्फाई इक्वेशन इन ओरिजिनल फॉर्म, सॉल्यूशन जो होगा वो शुड सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। हम ऐसे लिख दूं कि ये क्या होगा, ये हम बोले सेटिस्फाई करेगा, क्या करेगा, सेटिस्फाई ओरिजिनल, ओरिजिनल सॉल्यूशन को, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग ऐसे समझो कि जैसे इनकेस तुम्हारे पास ऐसा है, ठीक है, क्योंकि अभी यहां पे जैसे ऐसा दिया हुआ है कि साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1 - कॉस थीटा इज इक्वल टू 2/11, ठीक है,
तो इसको मैनिपुलेट ना कर देना, मतलब मैनिपुलेट इन द सेंस कि इसको इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर देना, क्योंकि तुमने अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया ना तो क्या लिखोगे, देखो 11 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 2 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसा लिखेंगे ना। अगर इन केस मैंने ऐसे सपोज कर लिया, मेरा सपोजिशन हो गया कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अगर हो गया तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0, और ये भी पार्ट थीटा की वैल्यू हो गई ना, तो ये पार्ट भी 0 हो गया, ये भी पार्ट 0 हो गया, तो 0 इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? इस तरफ तो सेटिस्फाई है, बट यहाँ पर अगर इस, क्योंकि तुमने इसको ध्यान से समझना मेरी बात को, तुमने क्या किया है, तुमने इसको मैनिपुलेट किया है, ठीक है ना, क्लियर है, इसको वो बनाया है चू की मात्रा, इसको बना के तुम ये कर रहे हो, तो ये कह रहा है कि मैं नहीं बनूंगा। क्यों नहीं बनूंगा, कि अगर सपोज करो cos थीटा की वैल्यू 1 आ गई तो ये 0 इज इक्वल टू 0 है, बट यहाँ पे क्या करोगे, ये तो अनडिफाइन हो जाएगा, फिर यहाँ पे बात करेंगे तो ये तो अनडिफाइन हो जाएगा, तो फिर सॉल्यूशन शुड सेटिस्फाई ओरिजिनल सॉल्यूशन, मतलब इस ओरिजिनल जो सॉल्यूशन है, जो ये ओरिजिनल वैल्यूज जो है साइन क्यूब थीटा 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, इसका कोई भी इस तरह से मैनिपुलेट करके कोई भी वैल्यू लाके यहाँ पे डालोगे और वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इज इट क्लियर? ठीक है ना, तो मैनिपुलेट ना करें तो बेटर है। अब देखो थर्ड, जैसे सपोज कर मेरे पास ऐसा है, जैसे ऐसे समझो कि कोई इक्वेशंस दिया हुआ है, तो तुम क्या करो, उस इक्वेशन को ऐसे एक पॉइंट में याद रखो, ट्राई टू गेट इक्वेशन इन द फॉर्म a इंटू बी इज इक्वल टू 0। कोई भी ऐसा है तो इसको तुम ट्राई करो कि इस फॉर्म में लेके आ सको, ठीक है। अब तुम सोचोगे ये क्या नया वापस कुछ दिमाग लगा रहे हैं, इसका मतलब ऐसा है कि इस फॉर्म में लेके आ सको कि कोई क्वेश्चंस तुमको ऐसा दिया हुआ है और तुमको इस फॉर्म में इसको ब्रेक करके लाना है, ठीक है, इस फॉर्म में ब्रेक करके लाना है, मतलब जैसे मान लो किसी तरह का कोई फॉर्म्स में क्वेश्चंस वगैरह कुछ दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको तुम क्या करो, जैसे हम लोग करते हैं ना कि मैं अलजेब्रास के टर्म्स में, तो जैसे सपोज करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऐसा कोई टर्म्स होता है, तो इसको दो फैक्टर में लिख लेते हैं हम, इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो उसी तरह से कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स है उसको इस तरह से दो फैक्टर में लिख के ए इज इक्वल टू और बी इज इक्वल टू समथिंग करके सॉल्व करना है आपको। आई बात समझ में? ठीक है, चलो फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट में मतलब यहाँ पे ऐसे भी लिख ले कि ए जो होगा, ए अगर 0 होगा तो b इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। इज इट क्लियर ना? चलो अब यहाँ पे देखो, अब ऐसा है मान लो जैसे कोई इक्वेशन, जैसे एक टर्म्स पहले लिख लो, ऐसे लिख लो, ट्राई टू गेट इक्वेशन into in terms of a single variable single में सिंगल वेरिएबल्स का मतलब क्या हुआ, ठीक है, यहां समझो, जैसे सपोज कर ऐसे है मेरे पास cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा, ठीक है, ऐसा cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस मान लो 1 इज इक्वल टू 0 है। तो ये देखो इसमें cos थीटा का भी फंक्शन है, साइन थीटा, तो ट्राई करो ना कि इसको एक वेरिएबल में लेके आ जाओ, ठीक है, इसमें क्या ट्राई करना है तुमको कि ये एक वेरिएबल में आ जाए, ठीक है। तो एक वेरिएबल में लाने का मतलब क्या है, तुम cos स्क्वायर थीटा को क्या कर सकते हो, यहाँ से ऐसे बना सकते हो ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये तुम्हारे पास साइन थीटा है, तो दोनों को अब ये दोनों कंसिडर करोगे तो साइन थीटा का कोई वेरिएबल हो जाएगा जो इसके क्वाड्रेटिक फंक्शन में बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से करके फिर हमको सॉल्यूशन निकालना है। आई बात समझ में? सिंगल वेरिएबल में लेके आना है, तो ये भी पॉइंट ध्यान रखोगे। फिफ्थ पॉइंट में ऐसे लिखो, इफ पहले मैं लिख देता हूं स्टेटमेंट, ठीक है ना, यहाँ पे देखो अगर ऐसा इफ क्वेश्चन आस्क फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशन, अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसका कितना नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, इफ क्वेश्चन आस्क नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तुमको, तो देन लुक फॉर
कॉमन सॉल्यूशन, हमें कहां देखना पड़ेगा उसका कॉमन सॉल्यूशन बिफोर काउंटिंग, काउंट करने से पहले, बिफोर काउंटिंग। ठीक है, ऐसा कि जैसे यहाँ पे ऐसे समझो कि जैसे क्वेश्चन आस्क कर रहा है नंबर ऑफ सॉल्यूशन, द लुक ऑफ द वर्ड, मतलब दो फंक्शन में ब्रेक किया, एक का सॉल्यूशन देखा, दूसरे का सॉल्यूशन देखा, फिर दोनों के नंबर ऑफ सॉल्यूशन, जैसे मान लो कोई फंक्शन है उसका तुमको दो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 आया, एक का 3 आया, ठीक है, तो 2 और 3 डायरेक्ट तुम 5 नहीं लिख दोगे, तुम ये देखोगे कि 2 और 3 की जो कोई वैल्यू है तो दोनों को सेटिस्फाई कर रही है, अगर ऐसा है तो उसका कॉमन लिखोगे, नंबर 5 नहीं लिख दोगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब यहां समझना क्लियर है। 6 नंबर पॉइंट है कि मान लो कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है, ठीक है, और वो बड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का कुछ इक्वेशन दिया हुआ है, तो उसको क्या करो कि उसको मैनिपुलेट करने से पहले क्या करो, उसको आंसर के साइड से पढ़ो। ठीक है ना, जैसे चलो मैं ये भी टर्म्स लिख देता हूँ कि जैसे सपोज करो कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर may be verify from solution। ठीक है, हाँ ऐसा। अब ये कहो सर ये सारी चीजें बकवास है, ये बुक में नहीं रहती, नहीं मेरे बुक में रहती है। चलो अब ऐसे समझो, जैसे एग्जांपल्स में ऐसे समझ लो, जैसे एग्जांपल ऐसे समझो कि तुमको एक कोई वैल्यूज आ गई क्या, n π/3 ऐसा है, तो यहाँ पे n एलिमेंट ऑफ इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी मान लो तुमने ऐसा कुछ एक ऑप्शन दिख रहा है तुमको n π/3 रखा हुआ है, तो और n एलिमेंट है इंटीजर का, तो तुम क्या रखोगे, एक 0 ले लोगे, 1 रखा तो π/3 हो जाएगा, 2π/3 हो सकता है, पाई हो सकता है, 4π/3 हो सकता है, ऐसे सोन जाएगा, 1 2 3 4 n की जगह रख के देख लो। ठीक है, ऐसा हो गया। अब यहाँ पे समझ, अगर ऐसा हो गया और तुम्हारा जो n पाई ये जो पहला ऑप्शन था, ठीक है ना, उसमें तुम्हारा ये 4 सॉल्यूशन हो गया, तुमने चारों वैल्यूज रखी और वो सेटिस्फाई कर गई इक्वेशन के साथ, तो इसका मतलब नहीं है कि बाकी के 3 गलत हो गए। फिर से सुनना मेरी बात को, ठीक है, ये वाला सेक्शन थोड़ा ध्यान देना। जैसे सपोज कर A B C D 4 ऑप्शन है, ठीक है ना, और उसमें एक ऑप्शन में तुमको n π/3 लिखा हुआ था, तुमने क्या किया, 4 वैल्यूज n की जगह, n इज अ इंटीजर, तो तुमने ऐसे करके रखा, एक 0 हो गया, π/3, 2π/3, पाई और 4π/3। अब ये जो इक्वेशन दिया हुआ था जिसका ये सॉल्यूशन है n π/3 ऑप्शन में, ठीक है, उस इक्वेशन में तुम चारों वैल्यू रखो। अब ये चारों वैल्यूज क्या हो गया, उस इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई हो गई। सेटिस्फाई होने का ये मतलब नहीं है कि एक करेक्ट हो गया, हो सकता है और भी वैल्यूज हो, क्योंकि n π/3 एन इंटीजर है। तो वहां पे क्या करोगे, तुम बी पे जाओगे, बी में देखोगे तो बी में अगर हो गया तो हो सकता है कि ये जो वैल्यूज है, यहाँ समझना आप मेरी बात को, कि यहाँ पर ये π/3 तुमको सेटिस्फाई नहीं हुआ, मतलब ये रिस्ट्रिक्ट हो गया, दैट मीन्स बी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह तुमने सी में गए तो तुमको 0 रिस्ट्रिक्ट हो गया, तो ये भी नहीं होगा, डी में हो गया तो डी रिस्ट्रिक्ट हो गया, तो ये भी नहीं होता आंसर। अब क्या हो गया, ए। ऐसे चेक करना है आंसर से। ठीक है, या फिर ऐसे सपोज कर कि ए बी सी और डी करके 4 ऑप्शन दे दिया। ठीक है, अब 4 ऑप्शन में क्या हुआ तुम्हारा कि ए का कोई, जैसे ऐसा दिया होता ए का कोई वैल्यूज तुमने रखा तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, तो ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, क्लियर है ना। बी के कुछ सॉल्यूशन जो तुमने निकाले, मान लो S1 सॉल्यूशन निकाला, मतलब 0 इस तरह से S1 सॉल्यूशन निकाला, और सी में जो निकाला सी में भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, डी में भी जो 4 वैल्यूज निकाले S2 वो भी सेटिस्फाई कर रहा था। तो अब यहाँ पे अब ये दोनों की वैल्यू सेटिस्फाई करे, अब डी और बी में ऑप्शन क्या ले, तो यहाँ पे क्या करोगे, ऐसे ले लोगे, S1 इज द सबसेट ऑफ S2। मान लो S2 का जो भी 10 है सॉल्यूशन, और इसके जो S1 के 5 हैं वो 10 इसमें कॉमन हो गए, तो ऑब्वियसली S2, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि S2 जो है, S1 क्या हो गया, सबसेट हो गया S2 का, तो यहाँ पे H2 वाला ऑप्शन सही हो जाता है। आ रही है बात समझ में? ठीक है ना, क्लियर है। तो इस तरह से हम आंसर से भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। जैसे चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो, जैसे सपोज कर एक क्वेश्चन है मेरे पास, साइन 9 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है, तो अब इसको क्या करें, तो देखो पहले तो इसको उठा के इधर ले आओ, इक्वेशन बना लो, पहले मैंने बोला था, तो इक्वेशन बना लो, क्या हो जाएगा, साइन
9 थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ देखो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? जिसको याद है वो फटाफट सॉल्व करना शुरू करो, जिसको मेरी तरह नहीं याद है वो फॉर्मूला लगाएगा। क्या हो जाएगा? 2 साइन ए माइनस बी बाई 2 और कॉस ए प्लस बी बाई 2, ये होता है। तो यहां से हम कंसिडर कर लो तो क्या मिलेगा मुझको? 2 साइन 4 थीटा और ये क्या हो जाएगा? इंटू कॉस 5 थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब तुम याद करो, मैंने एक पॉइंट लिखाया था तुमको, देखो अब तुम ये वाला पॉइंट जिसके भेजे में नहीं गया, ठीक है ना, ठीक है, जिसका मोटा बुद्धि है, ठीक है, जो जाड़ा है बुद्धि जिसका, उसके लिए बता दूं मैं। देख ए डॉट बी किया ना, इसका मतलब क्या है? ट्राई टू गेट इक्वेशन इन द फॉर्म, मतलब तुमको इस फॉर्म में लाना है। तो देखो अभी मैंने यही काम किया है कि जैसे ये इक्वेशन था साइन 9 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो इसको मैंने मैनिपुलेट करके, देखो ये वाला टर्म्स, चल मैं दूसरा मार्क का यूज कर लूं, ये वाले टर्म्स को मैं ए और देखो ये वाले टर्म्स को बी, आ गया ना ए इंटू बी वाला फॉर्म। देखो क्लियर है? आ रही है समझ में? ठीक है, ऐसे ही जीनियस बन जाओ। क्लियर? तो अगर ऐसा हो गया तो अपन इतने इज इक्वल टू 0 करेंगे, मतलब फंक्शन ऐसा लिख लूं मैं, चल साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 0। तो अब बता क्या लिखेंगे? 0 है ना, और तुमको याद है अभी थोड़ी देर पहले लिखाया, तो ये 4 थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेगा? एन पाई हो जाएगा ना इसका जनरल सॉल्यूशन। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? एन पाई बाई 4। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा क्या है? कॉस 5 थीटा इज इक्वल टू 0। तो अब बता इसके लिए क्या वैल्यू है? चलो यहाँ मैं n लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं m लेके चलूंगा। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो देखो। तो 5 थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं? 2m प्लस 1 पाई बाई 2, ये है या ये है, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू मतलब ये और ये है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ से देखो? 2m प्लस 1 और यहाँ क्या लिख लूं? पाई बाई 10। देखो एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है, दोनों है वैल्यू, ऐसा नहीं कि ये है, ये या ये है, दोनों है वैल्यू। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज हो गया किसके लिए? कि यहाँ पे एकदम क्लियर है, n कोई भी इंटीजर के लिए या m कोई भी इंटीजर के लिए, दोनों वैल्यूज हमको जनरल वैल्यू में लिखना पड़ेगा। क्लियर आई बात समझ में? ठीक है, अच्छा देखो चल एक चीज और समझा, ठीक है, थोड़ा देखो मेरे खुरपाते दिमाग में एक आइडिया आया है, आप थोड़ा इस टर्म्स को समझो। मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको मैं फर्स्ट मेथड लिख देता हूँ, ये फर्स्ट मेथड है, ठीक है, जो लल्लू वाला मेथड है, ठीक है ना, वो गणपति जी के लड्डू वाला। अब यहाँ समझो, अगर मैं इसको सेकेंड मेथड कंसिडर करूं, सेकेंड मेथड में जाऊं तो कैसे जाऊंगा ये देखो। अभी यहाँ समझ कि अगर मैं इसको सेकंड मेथड की तरह ट्रीट करूं बेटा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, साइन 9 थीटा किसके बराबर है? साइन थीटा के बराबर है। ठीक है, तो इसको जनरलाइज जैसे हमें पता है, जो हम स्टार्ट से कर रहे थे, तो इसके लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 9 थीटा जो हम लिखते हैं ना, थीटा इज इक्वल टू, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, देखो ध्यान से, 9 थीटा इज इक्वल टू मैं ऐसे लिख लूँ n पाई, ठीक है, प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा, अल्फा है ना ये थीटा, बोले ऐसे लिख सकते हैं। आप कहोगे सर ऐसे लिख तो दिया, तो फिर कैसे लिखेंगे, वैल्यूज कैसे लिखेंगे? तो देखो अल्फा की जगह क्या दिया? थीटा, तो मैं इसको अल्फा की जगह थीटा लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, याद है ना, किया था हमने ये चीज, साइन थीटा इज इक्वल टू के और अल्फा वाला सेक्शन। ठीक है, अगर ऐसा लिख दिए, देखो क्लियर है, एक लॉजिक समझना कि मैं यहां से दो केस बना दूंगा, ऐसे जाऊंगा और ऐसे जाऊंगा, ठीक है, दो केस। अब यहाँ पे मैं ऐसे लेके चलूं, क्योंकि ये तो सारी वैल्यूज के, तो मैं ऐसे लेके चलूं, n अगर इवन है, n अगर इवन है, ठीक है, इवन का मतलब क्या हुआ? n इज इक्वल टू 2 इंटू एम, तभी तो इवन होगा, तो m की कोई भी वैल्यू डालो इवन ही आएगा। ठीक है,
तो दैट मीन्स यहाँ पे वैल्यू क्या लिखोगे तुम, 9 थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे n की वैल्यू क्या लिखेंगे, n को इवन बनाने के लिए n इज इक्वल टू 2m लिखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 2m पाई, ठीक है। और ये देखो n की जगह 2m लोगे तो प्लस है ना, तो ये क्या हो जाएगा सिर्फ थीटा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस थीटा, क्योंकि ये पॉजिटिव आएगा बेटा और -1 है, इस पर पावर अगर पॉजिटिव लोगे तो ये तो 1 ही होगा ना, तो प्लस थीटा मार दूं ना। चल तो ये क्या हो गया 8 थीटा इज इक्वल टू 2m पाई, ठीक है। 8 थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा 2m पाई, तो बता मुझे यहां से थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया m पाई बाई 4, देखो ये आ गया एक वैल्यू, ठीक है। उसी से अगर अब चलो मैं n इज इक्वल टू ले लेता हूं ऑड, ऑड का मतलब क्या लिखोगे बोलो, ऑड का मतलब मैं n इज इक्वल टू 2m प्लस 1 लेंगे तो ऑड होगा, क्योंकि इवन में प्लस 1 करोगे तो ऑड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज क्या लिखोगे 9 थीटा इज इक्वल टू 2m प्लस 1, ये हो गया n की जगह, गड़बड़ ना हो जाए तुमसे, n की जगह यहाँ पे ये जो n है n की जगह क्या लिखेंगे 2m प्लस 1 इंटू क्या है पाई, अब यहाँ देखो प्लस -1 पे ये क्या हो गया यहाँ पे ऑड हो गया ना, तो ऑड हो गया तो ये प्लस, चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे कर लूं, देखना अब यहाँ पे मैं यहाँ पे डायरेक्ट मैं मार रहा हूँ, ठीक है, और क्या कह रहा हूँ ये माइनस, ठीक है, और माइनस इंटू क्या लिख दूं थीटा, है ना ये थीटा, क्योंकि अगर n ऑड हो गया तो ये निगेटिव ही रहेगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे सॉल्व करो तो ये क्या हो गया tan थीटा इज इक्वल टू 2m प्लस 1 इंटू पाई, तो बताओ थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 2m प्लस 1 बाई 10 इंटू पाई, तो या तो ये वैल्यू या फिर ये वैल्यू, देखो इस कंडीशन से भी बढ़ रहे हैं तो दोनों वैल्यूज आ रही है ना, बोलो a इंटू बी बढ़ या फिर ऐसे बढ़ो, देखो यही था ना n पाई बाई 4 2m प्लस 1 पाई बाई 10, यहाँ पे n और m इसलिए लिखा था क्योंकि अलग अलग हो जाए, ठीक है। तुमको समझने में दिक्कत आ, ये दोनों वैल्यूज कंसिडर करोगे, तो यहाँ पर भी देखो ऐसे भी लिखा, तो ये दोनों वैल्यूज कंसिडर कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों वैल्यूज का सॉल्यूशन लिखना है, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन नहीं लेना तुमको, यूनियन लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि दोनों का कॉमन जो होगा वो सॉल्यूशन होगा, ऐसा नहीं है, सारे वैल्यूज सॉल्यूशन होंगे, मतलब उसका यूनियन लिखना है हमको, ठीक है ना, इंटरसेक्शन नहीं लिखना। आई इतनी बात समझ में, कहीं दिक्कत किसी को नहीं ना। अब जो नेक्स्ट लेक्चर्स होगा ना उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। मैं तुमको बताऊंगा कि घंटे भर में कैसे 40-45 क्वेश्चन जनरल वैल्यूज के कंसीडर करते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर्स हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो जो जो पॉइंट्स मैंने बताया है वो सारे पॉइंट्स को अच्छी तरह अपने नोट्स में लिखो और एक एक पॉइंट्स पे डिस्कस करो कि क्या है, और जिनको किसी भी पॉइंट्स में कोई डाउट है तो देन तुमको पता है कि तुमको वो डाउट्स कैसे पूछने हैं। इज इट क्लियर, ठीक है। मगर यहाँ पे याद रखना, वापस से बोल रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, एकदम आपको मैनुपुलेट करना आना चाहिए, नहीं तो मैं तुमको मैनुपुलेट करना शुरू करूंगा, ठीक है। चलो बाय।